Hello students, today we are going to study pedigree analysis. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या नीट के एग्ज़ाम के लिए, और आज आप इसको समझ लोगे तो इट्स माय प्रॉमिस कि आपके नीट में आप पेडिग्री के क्वेश्चन में फुल मार्क्स लोगे और सिर्फ एक नज़र डालते ही आप इसे एकदम क्विकली सॉल्व कर पाओगे अगर आज अच्छे से समझ लोगे तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री ये डॉग्स का फूड नहीं है, ये पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक्स वाला है। तो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? स्टडी ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। फैमिली ट्री बनाना, एक तरह से किसी फैमिली में एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए स्टडी करते हैं हम कई जनरेशंस की। जब भी बात करते हैं स्टडी जेनेटिक्स की स्टडी की, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को चूज़ करते हैं जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो ताकि हम उसकी कई जनरेशंस देख सकें। ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा, हमें अगर कई जनरेशन से स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे? तो हमें ऐसा कुछ ट्री बनाना पड़ेगा जिससे कि हम एक बार में उस फैमिली की पूरी हिस्ट्री को स्टडी कर सके और एक गेस लगा सके कि अब आगे प्रोजेनी में क्या जीन की इनहेरिटेंस पैटर्न हो सकती है। ये काफ़ी पुरानी और आउटडेटेड चीज़ है, आजकल बहुत नया कुछ आ गया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये पहले के टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शंस देता था। हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस कई बार कई सारे ट्रेट्स का या डिजीज़ या एबनॉर्मलिटी के बारे में को ट्रेस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल रहा है पेडिग्री एनालिसिस। रॉयल फैमिली में कई बार जीन्स आप आगे जाके पढ़ोगे, कुछ डिजीज़ थी हीमोफीलिया जो रॉयल फैमिली में स्प्रेड हुई, कई कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गई, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो पेडिग्री जब भी हम बात करते हैं तो लिखते नहीं हैं हम जनरेशन्स को, देयर आर सम सिंबल्स यूज्ड। तो सबसे पहले क्या सिंबल्स यूज होते हैं देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, गोल मटोल सर्कल फीमेल, ठीक है, ऐसे याद रखना है, फीमेल्स थोड़ा गोल मटोल होती हैं। तो सर्कल से हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इस तरह का शेप बनाएंगे मीन्स सेक्स अनस्पेसिफाइड। अब जब ये हमने ब्लू कलर का सिंपल नॉन शेडेड बनाया है तो ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, पर हमने शेडेड कर दिया, रेड कर दिया या पूरे जो भी एरिया है उसको डार्कन कर दिया तो इट इज डिजीज्ड या अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये क्या है? अफेक्टेड मेल है, जबकि ये अफेक्टेड फीमेल है। ओके, यहां पर इन दोनों के बीच में दिस लाइन इज शोइंग कि इनके बीच मैरिज हुई है, मेटिंग हुई है। डबल लाइन का मतलब है क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हुई है। जब ये लाइन के बाद ये इस तरह से दिखाते हैं, ये इनकी प्रोजेनी है, इनके बच्चे हैं। लेफ्ट टू राइट ये बच्चों का सीक्वेंस है, ये सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद ये छोटा बेटा है, इनके दो बच्चे हैं। अब आगे जाके ये तो हो गई। अब यहाँ पर इस तरह से एक दिखाकर 5 नंबर लिख दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है पर इनका बच्चा रेड कलर्ड या शेडेड है, दैट इज इनका चाइल्ड अफेक्टेड है और ये चाइल्ड क्या है? मेल चाइल्ड है। इस तरह से कभी नंबर लिख दिया जाता है तो उसका मतलब है इनके 5 चिल्ड्रन हैं, और ये शेडेड नहीं है तो ये चिल्ड्रन अनअफेक्टेड हैं। अगर ये शेडेड में हम 5 लिख देते तो 5 अफेक्टेड चिल्ड्रन हो जाते। तो ये सिंबल्स हैं, हम कभी भी कुछ लिखते नहीं हैं, सिंबल्स के थ्रू हम पेडिग्री को स्टडी करते हैं। एक चीज़ हम देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जीन लेवल पे जो डिसऑर्डर्स हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि मेंडल की इनहेरिटेंस यहाँ पर इस चीज़ पे लागू होगी। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक जीन में, सिंगल जीन में छोटा सा डिफेक्ट आता है, जीन में कोई म्यूटेशन या ऑल्ट्रेशन हो जाता है। म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक से हो गया है, प्लान्ड वे में नहीं हुआ है, किसी भी जीन में ऐसा चेंज हो गया जो इनहेरिट हो रहा है, अगली जनरेशन्स में जा रहा है, तो म्यूटेशन हो जाएगा। सिर्फ छोटे से जीन लेवल पे चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन या ऑल्ट्रेशन हो जाएगा,
और इसकी इनहेरिटेंस बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती है किसी भी कैरेक्टर की, जो मेंडल ने बताई इनहेरिटेंस होती है, वैसे ही इन सारे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है मेंडेलियन पैटर्न पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नाम से क्लियर है, क्रोमोसोम पे होगा, तो यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो सकता है, पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। तो यहां पर एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, और डेफिनेटली इसकी इनहेरिटेंस मेंडेलियन पैटर्न पे नहीं होती है। यहां पर है सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। इन सिंड्रोम्स के लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे और हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। हम देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जितने भी हैं सारे मेंडेलियन, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिजीज के, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, सारी ही डिजीज हमारे सिलेबस में है, हमको पढ़नी है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जितनी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं 4 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट, रिसेसिव। पनेट स्क्वायर जैसे बनाते हैं वैसे हमने बनाया है, तो क्या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? 4 कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा कॉम्बिनेशन है ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड कॉम्बिनेशन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक और होता है वाई लिंक्ड, उसकी भी बात थोड़ी सी कर लेंगे। यहां पर ये 4 कॉम्बिनेशंस है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जिनकी होती है, तो वो ये 4 कॉम्बिनेशंस है। अब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड का क्या मतलब है, मैं यही क्लियर कर दूं। जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ा था तब हमने देखा था कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए 1 पेयर ऑफ जीन होता है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स तो होते हैं ऑटोसोम, जबकि 1 पेयर जो है, 1 पेयर ही लिख लेते हैं, ये जो 1 सिंगल पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम। अब ये 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो जब हम बात करें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी एक्स लिंक्ड ट्रेट है कोई, इसका मतलब है ये फीमेल है और ये मेल है, वो डिजीज इस एक्स के ऊपर होगी, वो डिजीज इस एक्स के ऊपर होगी। सपोज ये डोमिनेंट हो गई और ये रिसेसिव है, ठीक है, यानी कि इस इंडिविजुअल पे पता चलेगा एक्स क्रोमोसोम में वो जीन है तो डिजीज है। एक्स क्रोमोसोम मेल में सिर्फ एक होता है, आपको पता है, दूसरा क्रोमोसोम वाई है, तो अगर मेल के एक एक्स क्रोमोसोम पे भी वो जीन है तो डिजीज होगी। ऑटोसोमल का मतलब है 22 पेयर में से किसी भी क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है डिजीज वाला, वो म्यूटेंट जीन है अगर, तो डिजीज होगी, डिपेंडिंग ही वो रेसेसिव है या ये डोमिनेंट है। अब रेसेसिव और डोमिनेंट का क्या मतलब है, अभी वो भी हम देखते हैं। पहली चीज, जब भी हमको पेडिग्री मिलेगी, पेडिग्री किस तरह से होती है, इस तरह से पेडिग्री होती है। हमको पेडिग्री ड्रॉन मिलेगी, डायग्राम्स ड्रॉन यहाँ पर मिलेंगे और हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पेडिग्री कैसी है। क्या 4 ऑप्शंस होंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो 4 पॉसिबिलिटीज में से हम कैसे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है? इसको जानने के लिए, बिल्कुल सही सही जानने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स आपको रटने नहीं है, समझ में आ जाएंगे। रूल्स आपको मींस एग्जाम में रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, आपको ये रूल्स अप्लाई करके पेडिग्री सॉल्व करनी है। बड़े ध्यान से सुनो रूल्स को। पहले सबसे पहला रूल है, लेट्स चेंज द कलर। तो पहला रूल है कि हम देखेंगे पेडिग्री में कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट। 2 पेरेंट में से कोई एक तो जरूर अफेक्टेड होना चाहिए अगर है। अगर 2 में से एक पेरेंट अफेक्टेड है तो दिस इज डोमिनेंट ट्रेट, बिल्कुल पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहां पर इस
अफेक्टेड का एक पेरेंट है अफेक्टेड, इस अफेक्टेड इंडिविजुअल का भी देखो एक अफेक्टेड पेरेंट है, इस अफेक्टेड इंडिविजुअल का एक एटलीस्ट अफेक्टेड पेरेंट है। ये पक्की बात हो गई, ये तो डोमिनेंट हो गया। समझ में आई बात या नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम देख लेंगे कि कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उसका पेरेंट मदर या फादर कोई भी एक पेरेंट एटलीस्ट उसका जरूर अफेक्टेड है, तो वो हो गई डिजीज डोमिनेंट। दो ऑप्शंस हमारे पहले कैंसिल हो गए, रेसेसिव एक्स लिंक्ड वाली और ऑटोसोमल रेसेसिव, दोनों ऑप्शंस कैंसिल। अगर वो डोमिनेंट है तब आगे बढ़ेंगे, क्या है दो कंडीशंस। पहली पॉसिबिलिटी एक ये है कि वहां पर डिजीज मदर फादर मींस मेल फीमेल सभी को है, वहां पर मेल फीमेल सभी को डिजीज दिख रही है, अगर तो हो गई ऑटोसोमल। अगर वो डिजीज हमको किसी पैटर्न पे दिख रही है, पैटर्न मींस अगर हमको दिख रहा है कि डिजीज फादर से डॉटर में गया है या फिर मदर से सन में गया है, अगर हमको कोई पैटर्न दिख रहा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, मेल टू फीमेल फीमेल टू मेल, ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो वो एक्स लिंक्ड है। डोमिनेंट हम पहले से पता कर चुके थे। अगर पैटर्न नहीं दिख रहा है, मेल और फीमेल सभी को लाइन से है डिजीज, तो वो ऑटोसोमल है। समझ में आई बात? दूसरा हमने क्या देखा, अगर डिजीज सब जगह हर जनरेशन में एक ना एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है या हर अफेक्टेड इंडिविजुअल का एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड है, तो वो डोमिनेंट है, बिल्कुल क्लियर। पर अगर हमको मिल रही है स्किपिंग, क्या मिल रही है? स्किपिंग मीन्स अगर हमको ऐसा मिल रहा है कि यहां डिजीज नहीं है, यहां पर डिजीज है, मीन्स इस अफेक्टेड इंडिविजुअल का वन ऑफ द पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, मीन्स ये कंडीशन है रेसेसिव की। ये भी बात कर, वैसे भी क्वेश्चन में दोबारा पूछने वाली थी तुम लोगों से, अभी पूछूंगी। ये है यहाँ पर जब एक अफेक्टेड इंडिविजुअल को हमने ऑब्जर्व किया और देखा कि इसका पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, मीन्स ये है रेसेसिव। स्किपिंग का मतलब क्या है? यहां नहीं है डिजीज, यहां पर है, यहां पर है डिजीज पर यहां नहीं है पेरेंट्स को, ये क्लियरली स्किपिंग है, यहां पर क्लियर स्किपिंग दिख रही है, बिल्कुल श्योर हो गए हम कि ये डिजीज है रेसेसिव। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज हमको क्या देखनी है, स्किपिंग के बाद मेल या फीमेल दोनों को है डिजीज, तो वो है ऑटोसोमल। पर अगर हमें पैटर्न मिल रहा है, क्या पैटर्न? फादर से डॉटर में और मदर से सन में जा रही है, क्रिस क्रॉस पैटर्न मिल रहा है, मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, क्रिस क्रॉस पैटर्न मिल रहा है, तो वो एक्स लिंक्ड है, जैसा कि यहां पर था। और स्किपिंग है तो रेसेसिव है, स्किपिंग नहीं है, हर जनरेशन में है डिजीज, तो डोमिनेंट है। पैटर्न नहीं है तो रेसेसिव सॉरी ऑटोसोमल है, पैटर्न है तो वो एक्स लिंक्ड है। क्लियर हो गई बात? अब ऑटोसोमल और जब हम ये बात कर रहे हैं कि रेसेसिव है या डोमिनेंट है ट्रेट, इसका क्या मतलब है? जीनोटाइप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंसते हो इन केस कभी क्वेश्चन में डाउट है, तो कंफर्मेशन के लिए आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए। तो जीनोटाइप की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। देखो जीनोटाइप क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं डोमिनेंट का क्या मतलब है, बिल्कुल बेसिक से अगर बात करें तो जब आप टॉल प्लांट देखते हो तो आप बोलते हो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, और ये दोनों प्लांट्स टॉल होंगे। शॉर्ट प्लांट तभी होगा जब दोनों टी रेसेसिव होंगे। इसका मतलब है डोमिनेंट ट्रेट का मतलब है डिजीज तब होगी जब इंडिविजुअल में ये जीनोटाइप मिलेगा और कोई पेरेंट को डिजीज नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी है कि दोनों स्मॉल बी हो, वहां पर दोनों स्मॉल ए हो। इस पेरेंट का जीनोटाइप ये भी हो सकता है इस डिजीज वाले पेरेंट का। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल ए है तो भी वो डिजीज्ड होगा, ये दोनों कैपिटल ए हैं तो भी डिजीज्ड होंगे।
जो डिजीज्ड नहीं है वो दोनों स्मॉल ए होंगे, बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। एक कैपिटल ए भी हो जाता तो ये फीमेल डिजीज्ड हो जाती। इधर आते हैं, रेसेसिव की जब हम बात करेंगे तो जिसको डिजीज है मींस इस तरह का कुछ पैटर्न होना चाहिए, तो यहां हमको मिलेगा ये। जिसको डिजीज है वो रेसेसिव है, अगर डिजीज का पैटर्न, तो दोनों स्मॉल ए हैं तभी वो अफेक्टेड होगा। अगर एक भी कैपिटल ए आ गया तो वो अफेक्टेड नहीं होगा, नॉर्मल होगा। यहां पर आप देखो जरा, यहां पे कभी भी आपको ऐसी पेडिग्री नहीं मिलेगी कि हाफ शेडेड मिल जाए, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाफ शेडेड का मतलब यहां मैंने दिखाया है इसको ऐसा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये कैरियर है, मीन्स ये इंडिविजुअल ऐसा कुछ है। समझ में आई बात? ये कंडीशन है। जो रेसेसिव ट्रेट का मतलब है, रेसेसिव कैसे पता चला? पेरेंट्स में डिजीज नहीं है पर बच्चे में डिजीज है, मीन्स क्लियरली ये रेसेसिव है। ये रेसेसिव है, इसका मतलब है कि ये रेसेसिव पैटर्न का मतलब है ये कंडीशन होगी डिजीज्ड वाले को, अफेक्टेड पर्सन की, ये जीनोटाइप है। ऊपर इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है पर हाफ शेडेड मतलब कैरियर है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो कैरियर का मतलब दोनों के पास एक एक स्मॉल ए है, तभी तो इस बच्चे को दोनों पेरेंट्स से एक एक स्मॉल ए मिला। यहां पर जिसको डिजीज नहीं है वो तो ऐसे कंडीशन है, यहां कैरियर क्लियरली दिखाया गया है तो ये कंडीशन है। आपको पेडिग्री में कैरियर नहीं दिखाया रहेगा तो आप ऐसे लिख दोगे वहां पर कि ये कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों कैपिटल ए होंगे या एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए होगा। तो अभी पहले रूल, और ये रूल समझ में आए, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रूल समझ में आए और इसके बाद आपको इसको सॉल्व करने का तरीका पता चला। तो अब हम देखते हैं आगे। ये एक पेडिग्री है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। एक्चुअली ये पेडिग्री नहीं है, ये डायग्राम है, बहुत क्लियरली दिखाया गया है यहाँ पर। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये कैरियर फीमेल है, ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, बहुत क्लियरली लिखा है। यहाँ इसको डिजीज है जबकि इन दोनों को डिजीज नहीं है, ये रेसेसिव है, आपको पता चल गया। यहाँ पर आप ये समझ लो एक बार कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, हमको पहले से पता है, मैं बता रही हूँ आपको। वैसे आप कैसे पता करोगे? इस तरह से पता करोगे कि यहाँ पर ये जीन आया है फीमेल से, ठीक, क्यों? इस बात को समझ लेते हैं। अगर किसी में कोई डिजीज का जीन है, किसी में डिजीज का जीन है, ये है रेसेसिव, हमें पता है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये तो नॉर्मल है, ठीक, या फिर हम ऐसे कह लेते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें डिजीज है उसको हम प्लस कह देते हैं, ये डिजीज वाला म्यूटेंट जीन है, ये एक्स लिंक्ड जीन है और फीमेल कैरियर है, फीमेल के पास जीन है। अगर मेल में ये कंडीशन होती तो ये मेल डिजीज्ड होता, जबकि ये नहीं है, इसका मतलब है ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये क्लियर है कि इसका जीनोटाइप यही है। फीमेल में डिजीज नहीं दिख रही है पर बच्चे में डिजीज है, तो कम से कम ये कैरियर तो होगी, हमें कैरियर अनअफेक्टेड होगी, दिखेगी नहीं कि ये बीमार है या नहीं है, हमें उसका बच्चा देख के पता चलेगा कि ये ज़रूर कैरियर रही होगी, तभी तो ये जीन इसने कैरी किया। हमेशा मदर अपना एक्स जीन सन को देगी, क्योंकि सन के पास जो जीन है 2, इसका वाई हमेशा फादर से आया है, और सन का जो एक्स जीन है दैट हैज़ ऑलवेज कम फ्रॉम मदर। समझ में आई बात? क्यों हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न? क्योंकि मदर से जीन एक्स जीन जो है, एक्स क्रोमोसोम है, वो सन में जाएगा। सन यानी इस, जब ये फादर होगा तो ये मदर है, ठीक, ये फादर है, ये फादर, ये मीन्स इसका सन ने कैरी किया था डिजीज वाला जीन, तो ये डिजीज्ड था, अफेक्टेड था। अब जब इसके बच्चे होंगे तो मेल तो इसका ये नॉर्मल है पर ये फीमेल कैरियर है यहाँ, क्योंकि फादर अपना जीन हमेशा डॉटर को देगा। क्यों? क्योंकि फादर से एक्स तो डॉटर को जाएगा ना, वाई फादर का जाएगा सन में। समझ में आ रही है ये पैटर्न कि एक्स जाता है मदर का सन को और सन का एक्स जाता है डॉटर को, मीन्स उस फादर का एक्स जाता है डॉटर को।
इसीलिए हमेशा हमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्रिस क्रॉस पैटर्न मिलता है। एक्चुअली मैंने रूल बता दिया, आप रट भी सकते हो, आप अप्लाई भी कर लोगे, सही भी हो जाएगा, पर देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि हम ये क्रिस क्रॉस जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। अब आप सॉल्व करो ये पहला क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन देखा, जैसे ही पेडिग्री सामने आई सबसे पहले क्या देखा आपने, सारे जनरेशंस में डिजीज है कि स्किपिंग है, कोई स्किपिंग नहीं है, यहाँ भी है डिजीज, यहाँ भी है डिजीज, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मीन्स जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका एक पेरेंट अफेक्टेड है। हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिला यस, तो ये क्लियर हो गया कि ये है डोमिनेंट की पेडिग्री। एक्स लिंक्ड है कि ये ऑटोसोमल है, चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेल से वो डिजीज गई है उसकी डॉटर्स में, फादर से उसकी डॉटर्स में गई है। आगे तो क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है, इस मदर से गया है इसके सन में, इसके सन से फिर इसकी डॉटर में गया, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है क्रिस क्रॉस पैटर्न इनहेरिटेंस का। ये एक्स लिंक्ड है डिजीज, इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बहुत क्लियर है। ठीक, ये वाली पेडिग्री आप वीडियो पॉज करो, टाइमर ऑन करो और इसको सॉल्व करो, देखो कितने सेकंड्स में आप कर पा रहे हो इसको। हर जनरेशन में अपना आंसर चेक करो। अब हर जनरेशन में है डिजीज, कोई स्किपिंग नहीं है, इसके पेरेंट को है, इसके पेरेंट्स को भी है, मींस ये डोमिनेंट है। उसके बाद यहां पर पैटर्न मिल रहा है या नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। इस मेल से इसकी डॉटर्स में गया है, इस मदर से इसके सन को गया है, फीमेल को भी है पर इसके सन में गई है ये डिजीज। यहां पर क्लियरली पैटर्न है, ये है एक्स लिंक्ड डिजीज। कुछ कंफ्यूजन है तो आप यहां इसके जीनोटाइप्स लिख सकते हो, बहुत आसानी से आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही पेडिग्री मिली सबसे पहली चीज स्किपिंग है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज, जनरेशंस को हम कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं। हम लिखते हैं फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकेंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन। ये फोर्थ जनरेशन है क्या, नहीं, ये भी थर्ड जनरेशन ही है, इसकी लाइन लंबी कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी थर्ड जनरेशन ही है। अब आप ऐसे देखोगे स्किपिंग तो आप कहोगे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो स्किपिंग लग रही है, पर नहीं, इनके पेरेंट्स देखो अनअफेक्टेड हैं और बच्चे भी अनअफेक्टेड हैं, पर जो अफेक्टेड है इनके एक पेरेंट तो जरूर ही अफेक्टेड हैं, तो ये क्लियरली डोमिनेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पेडिग्री है डोमिनेंट की। फिर पैटर्न दिख रहा है क्या, कुछ कोई पैटर्न यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पैटर्न हमारा रॉन्ग हो गया, पैटर्न नहीं है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। कितना टाइम लगा आपको, हम लोग पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर पता चल गया आपको, ए हाफ पार्ट आपको पता चल गया। यहाँ स्किपिंग दिख रही है, डिफेक्टेड यानी अफेक्टेड इस पेरेंट, सॉरी अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट्स कोई भी अफेक्टेड नहीं है, यहाँ भी अफेक्टेड और इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है ये रिसेसिव है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, ये है हमारी रिसेसिव, बिल्कुल क्लियर बात हो गई। ठीक, आगे बात करते हैं, एक्स लिंक्ड है या यहाँ पर कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर है। इस पेडिग्री के लिए अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक्चुअली पेडिग्री नहीं है, उस पेडिग्री से रिलेटेड है एक डिजीज सिकल सेल एनीमिया और ये फिनाइल कीटोनूरिया। इन डिजीजेस को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, पर आप यहाँ देख सकते हो कि ये पेरेंट अनअफेक्टेड है पर कैरियर हैं। कैरियर हमको देखने से समझ में नहीं आएगा, जीनोटाइप की स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा। सिर्फ इन 4 बच्चों में से एक बच्चा डिजीज्ड है, एक बच्चा अफेक्टेड है। अफेक्टेड का मतलब पेरेंट्स नहीं है तो ये डिजीज रेसेसिव हो गई, ये डिजीज्ड है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो हम इसको स्मॉल पी कह देते हैं, ये बच्चे का है। एक कैपिटल पी
इस बच्चे को 2 कैपिटल स्मॉल p मिले हैं, इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स से एक एक स्मॉल p मिला, दोनों को डिजीज नहीं है तो एक एक कैपिटल है, मींस ये दोनों में ये कंडीशन है। समझ में आ रही है? रेसेसिव हमको पता चल गया तो अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे ये कंडीशन है। बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का होगा या फिर इस तरह का। वैसे यहाँ कैरियर लिखा है तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है, ये क्लियर है। ये कैरियर का मतलब है ये इस तरह की कंडीशन होगी, ठीक। एक्चुअली यहाँ NP लिखा है, एन फॉर नॉर्मल, कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लो तो समझ में आ रही है। जीनोटाइप आप आसानी से लिख सकते हो। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, A फॉर HB हीमोग्लोबिन से होता है, तो HB के ऊपर A, हम इसको अगले उसमें पढ़ेंगे। पर आप यहाँ देख सकते हो पेरेंट्स को डिजीज नहीं है पर इस इंडिविजुअल को यह डिजीज है, अफेक्टेड है, ये सिकल सेल एनीमिक है। तो ये रेसेसिव डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर पेरेंट्स को डिजीज नहीं है पर एक इनके चाइल्ड को डिजीज है। अब इस पेडिग्री को स्टडी करो, जल्दी से टाइमर ऑन करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। यहाँ पर आप चेक करो अपना आंसर कि पहला क्वेश्चन क्या है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल के कोई पेरेंट अफेक्टेड हैं? हाँ हैं। अफेक्टेड के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं। आप आंख बंद करके बोलने लगोगे अभी कि ये तो डोमिनेंट है, पर वेट, ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड नहीं है। कोई भी एक पेरेंट यहाँ अफेक्टेड नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं है, ये तो है रेसेसिव। समझ में आई बात? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक अफेक्टेड इंडिविजुअल के दोनों में से कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, ये रेसेसिव ट्रेट है। पैटर्न देखते हैं, पैटर्न तो दिख रहा है, यहाँ मदर से सन को है, दोनों सन को है डिजीज। ये मत बोलना कि डॉटर को भी है, ये डॉटर नहीं है, डॉटर इन लॉ है, इनके बेटे की वाइफ है, ये किसी दूसरी फैमिली से है, आउटसाइडर है, तो इसके जीन का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इस मदर के दोनों सन अफेक्टेड हैं, यहाँ पर एक्चुअली दोनों को है इसलिए सब में है डिजीज, इसलिए पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर डिजीज कैसे आई? क्योंकि ये कैरियर रहे होंगे इनमें से कोई पेरेंट, तो डेफिनेटली मदर कैरियर होगी। अगर फादर कैरियर होता यहाँ पर तो फादर कैरियर नहीं हो सकता था, डिजीज ही होता, क्योंकि फादर के पास तो एक ही एक्स होता है, ठीक है। तो फादर में ये कंडीशन बिल्कुल भी ना होती, अगर होती तो ये अफेक्टेड होता। यहाँ पर डेफिनेटली ये मदर ही है कैरियर, ठीक। तो कैरियर है इसलिए अफेक्टेड दिखाई नहीं दे रही है पेडिग्री में, ये क्लियर है रेसेसिव है और एक्स लिंक्ड है। ये है डिजीज रेसेसिव के साथ एक्स लिंक्ड। समझ में आ गई बात? अगली जल्दी से देखो, सॉल्व करो इसे। यहाँ पर स्किपिंग दिख रही है या नहीं? आप बोलोगे फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज है, थर्ड जनरेशन में भी है, फोर्थ जनरेशन में भी है, स्किपिंग नहीं दिख रही है। ध्यान से देखोगे तो अफेक्टेड इंडिविजुअल का पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड इंडिविजुअल का दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, इट मींस ये भी रेसेसिव है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये डोमिनेंट नहीं है, ये है रेसेसिव। समझ में आई बात? पैटर्न देखते हैं, यहाँ तो मेल से फीमेल में दिख रहा है, यहाँ तो पैटर्न कुछ खास नहीं है, यहाँ पर इस मेल से कुछ भी पैटर्न फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। ये है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रेसेसिव, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, ठीक। इसको देखते हैं, यहाँ पर भी क्लियरली स्किपिंग है, ये भी रेसेसिव है, यहाँ पर भी कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो ये हो गया हमारे सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व पेडिग्री में। अगर वाई लिंक्ड है तो वहाँ सिर्फ मेल में डिजीज होगी, फीमेल में नहीं होगी, क्योंकि मेल में ही सिर्फ वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में तो होता ही नहीं है, तो वो आप पहचान लोगे, समझ जाओगे। अब आई एम श्योर कि आपका पेडिग्री का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, देखते ही क्वेश्चन आप क्विकली आंसर कर पाओगे, बिल्कुल करेक्टली। यहाँ पर टाइम बचाओगे और नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे पाओगे। पेडिग्री होपफुली आपको समझ में आ गई।
अगर अच्छे से समझ में आ गई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।